हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है आप सभी के डियर स्टूडेंट्स। नवदीप सर की फिजिक्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है प्यारे बच्चों। तो अपने चल रहा था फिजिक्स का चैप्टर नंबर 7 विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। और आज अपने पार्ट नंबर 18 इसका करने जा रहे हैं, जिसमें टॉपिक है धारामापी और इसके प्रकार, और दूसरा टॉपिक है निलंबित कुंडलित धारामापी की बनावट, सिद्धांत और कार्यविधि। ठीक है, तो बहुत ही अच्छे तरीके से समझना है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो एक नई एनर्जी। तो देखिए प्यारे बच्चों, धारामापी यानी गैल्वेनोमीटर। ठीक है, इंग्लिश नाम इसका ज़्यादा चलता है गैल्वेनोमीटर। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा कि गैल्वेनोमीटर होता क्या है, धारामापी क्या चीज़ होती है। कि गैल्वेनोमीटर अथवा धारामापी एक ऐसी विद्युतीय युक्ति है जिसका उपयोग किसी भी परिपथ में धारा की दिशा ज्ञात करने हेतु किया जाता है। यानी गैल्वेनोमीटर का उपयोग अपने किसके लिए करते हैं, किसी भी जो विद्युत परिपथ होता है उसमें धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अब नेक्स्ट देखो क्या है कि धारामापी का सिद्धांत। वैसे इसके नाम से ऐसे लगता है कि धारामापी किसी धारा मापने वाले उपकरण को कहते हैं। ठीक है, लेकिन धारामापी एक्चुअल में गैल्वेनोमीटर होता है जो कि धारा को मापता नहीं है, लेकिन धारा की दिशा को जरूर बताता है भी धारा किस दिशा में प्रवाहित हो रही है। ठीक है, अब नेक्स्ट है धारामापी का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर का सिद्धांत क्या होता है, तो इसके लिए मैंने आपको कल जो टॉपिक करवाया था वो टॉपिक आपको आना चाहिए। उसमें अपने पढ़ा था कि जब किसी धारावाही आयताकार लूप को अपने क्या करते हैं, किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, तो उस पर क्या लगता है, बल और बलाघूर्ण काम करता है। बल तो जीरो होता है, बल दो बल मिलकर क्या करते हैं, उसको घुमाने का काम करते हैं, यानी बलाघूर्ण उस पर क्या करता है, काम करता है। ठीक है, तो वो बल्लाघूर्ण कुंडली को घुमाता है। तो बस वही सिद्धांत यहाँ पे लगता है कि धारामापी इस सिद्धांत पर कार्य करता है कि जब किसी धारावाही कुंडली को किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र बी में रखा जाता है तो इस पर बल्लाघूर्ण कार्य करता है, जिसके प्रभाव में कुंडली क्या करती है, घूर्णन करती है। ठीक है, यानी कुंडली में क्या होता है, घूर्णन होता है इस बल्लाघूर्ण के प्रभाव में, और इस तथ्य का उपयोग करके धारामापी को बनाया जाता है। यानी ये जो सिद्धांत है यहाँ से लेकर और यहाँ तक की लाइन जो अपने को बता रही है, उसी सिद्धांत पर अपने क्या करते हैं, धारामापी को बनाते हैं। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट है धारामापी के प्रकार। तो धारामापी के प्रकार क्या होते हैं वो देखो, और कौन कौन से प्रकार अपने को यहाँ पर पढ़ने हैं जो अपने सिलेबस में है। तो सबसे पहले धारामापी क्या है, दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं गैल्वेनोमीटर। एक चल कुंडली धारामापी, मूविंग कॉयल धारामापी, मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर, और दूसरे होते हैं चल चुंबक धारामापी यानी मूविंग मैग्नेट गैल्वेनोमीटर। एक में तो कुंडली चल, चल का मतलब चलना, ठीक है, मूविंग, मूविंग यानी चलना या हिलना। एक में तो कुंडली मूव करती है, और दूसरे जो धारामापी है उसमें मैग्नेट मूव करती है, यानी चुंबक मूव करती है, उसमें चलती है चुंबक। तो यहाँ हम केवल चल कुंडली धारामापी का अध्ययन करेंगे। ठीक है, अपने यहाँ पर जो अपने सिलेबस में है वो केवल क्या है, चल कुंडली धारामापी है, तो इनको ही पढ़ेंगे। और चल कुंडली धारामापी भी आगे दो प्रकार के होते हैं। देखो गैल्वेनोमीटर दो, चल कुंडली और चल चुंबक। चल कुंडली जो अपने को पढ़ने हैं वो भी आगे दो प्रकार के होते हैं। उसमें क्या है, पहला है निलंबित कुंडली धारामापी, सस्पेंडेड कॉयल गैल्वेनोमीटर इनको बोल देते हैं, और दूसरे हैं कीलकित कुंडली धारामापी, पिवोटेड कॉयल गैल्वेनोमीटर इसको कह देते हैं। ठीक है, तो ये दोनों ही धारामापी अपने सिलेबस में हैं, और जो अपने लैब में यूज करते हैं ना गैल्वेनोमीटर, वो कीलकित कुंडली धारामापी होता है जो दूसरे नंबर वाला है। ठीक है, तो आपसे प्रैक्टिकल में ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि जो गैल्वेनोमीटर है ये कौन सा है, कीलकित कुंडली है या फिर आपके पास निलंबित कुंडली है। तो आप कहोगे कि कीलकित कुंडली धारामापी है। ठीक है, जो लैब में अपने यूज होता है। अब सबसे पहले निलंबित कुंडली धारामापी, ये धारामापी का यानी गैल्वेनोमीटर का थोड़ा पुराना प्रकार है, यानी पहले थोड़े इस टाइप के गैल्वेनोमीटर चलते थे, और मॉडर्न जो है वो अपने पास कीलकित कुंडली धारामापी है। तो सबसे पहले इसको पढ़ते हैं निलंबित कुंडली। देखा तो मैंने भी नहीं है ये, ठीक है, ओनली पढ़ा है इसके बारे में, तो वही आपको पढ़ा देता हूँ। तो देखो इसमें क्या होता है, चित्रानुसार इसमें एक तांबे की तार की बनी आयताकार या वृत्ताकार कुंडली होती है, जिसे एक एल्यूमिनियम के फ्रेम पर लपेट कर बनाया जाता है। यह कुंडली शक्तिशाली व स्थायी नाल चुंबक के मध्य फास्फोरस ब्रॉन्ज की एक तार के साथ निलंबित या लटकी रहती है। देखो इसमें क्या होता है बच्चों, ये आपके पास इसका डायग्राम है, खोला हुआ डायग्राम है, यानी बाहर से तो ऐसा नहीं दिखता पूरा, लेकिन अंदर से ये यानी ऐसा दिखता है भाई। इसमें अपने क्या करते हैं कि ये एक क्या करते हैं, ऐसे जो आपको बेलनाकार ये दिख रहा है ना, ये बेलनाकार अपने एक एल्यूमिनियम का आप कह सकते हो उपकरण ले लेते हैं, एल्यूमिनियम का डब्बा ले लेते हैं खोखला। ठीक है, और इस एल्यूमिनियम के डब्बे पर अपने क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पर देखो
एक क्या करते हैं आयताकार, ये देखो एक आयताकार ऐसे फ्रेम लगा के ना, ये आयताकार फ्रेम, और इस पर अपने क्या करते हैं एक जो गैल्वेनोमीटर की कुंडली बनाते हैं भाई, इस पर ऐसे तार लपेट देते हैं, तांबे के तार होते हैं ऐसे, ठीक है। यानी कि सबसे पहले एक बेलनाकार, फिर उसके ऊपर एक आयताकार फ्रेम, फिर उस पर अपने ऐसे तार लपेट देते हैं, तो वो क्या बन जाती है, एक आयताकार कुंडली बन जाती है। तो यहाँ पर जब अगर आयताकार कुंडली आपको कहें तो वो ये वाली है, ये देखो 3 तारें दिख रही हैं ना आपको, तो ये सारी आयताकार कुंडली है, ठीक है। वैसे इसको बेस बनाने के लिए अपने एक क्या किया, बेलनाकार लेके और उस पर एक आयताकार फ्रेम लगा दिया, समझ आई बात। और इसको क्या करते हैं अपने, जो ये कुंडली होती है, कुंडली तांबे की तार की बनी हुई होती है ये वाली कुंडली, तो इस कुंडली का एक सिरा अपने क्या करते हैं, यहाँ पर फॉस्फर ब्रॉन्ज का तार होता है, ये मिश्र धातु का तार है एक, उस तार के साथ इसको जोड़ देते हैं। अब फॉस्फर ब्रॉन्ज का तार अपने क्यों यूज लेते हैं, क्योंकि फॉस्फर ब्रॉन्ज का तार थोड़ा प्रत्यास्थ होता है, मतलब जल्दी टूटता नहीं है ये वाला जो पदार्थ है, ठीक है। तो थोड़ा प्रत्यास्थ होता है, प्रत्यास्थ का गुण ज़्यादा पाया जाता है इसमें, और क्योंकि कुंडली घूमेगी तो तार में खिंचाव आएगा, तो इस कारण जो ये फॉस्फर ब्रॉन्ज का तार है ये जल्दी टूटता नहीं है, तो ये फॉस्फर ब्रॉन्ज का तार होता है। समझ आई इतनी चीज़ भाई, ये क्या है, कुंडली है आपके पास, ये कुंडली लिख रखी है, और ये ऊपर फॉस्फर ब्रॉन्ज का तार है। अब नेक्स्ट देखो, और यह फॉस्फर ब्रॉन्ज के तार के साथ निलंबित, निलंबित का यहाँ मतलब है लटकना, ठीक है। निलंबित करना मतलब लटकना, लटकी रहती है यहाँ पर, जैसे निलंबित कर देते हैं ना, निलंबित मतलब सस्पेंड कर देते हैं, तो सस्पेंड का मतलब लटकी जाता है आदमी, ना तो वो नौकरी से हटाया होता है बिल्कुल, और ना ही वो नौकरी पर लगा हुआ होता है, तो बीच में लटक जाता है, तो वही चीज़ यहाँ पर है, ठीक है। तो अपने क्या है, निलंबित करते हैं। यह तार आगे एक मरोड़ी टोपी एच के साथ निलंबित होती है, इस टोपी का ऊपरी सिरा T1 पेज T1 के साथ जुड़ा हुआ होता है। अब देखो क्या होता है कि यहाँ पर जो ये फॉस्फर ब्रॉन्ज का तार है ना, मरोड़ी टोपी का मतलब भी यहाँ पर क्या होता है, ऐसे एक तरीके से नट नट टाइप आप कह सकते हो, इस पर ये तार ऐसे लपेटा रहता है, लपेट के इस पर तार लपेटा है, और ऊपर अपने एक यहाँ पर स्क्रू लगा देते हैं, भी एक तरह का स्क्रू ही होता है, स्क्रू के नीचे वाले हिस्से के साथ तार लटका है, जिसको मरोड़ी टोपी अपने बोल देते हैं, और ऊपर क्या है, ये स्क्रू अपने को दिखता है, ठीक है। और ये T1 यहाँ पर टर्मिनल 1, टी का मतलब टर्मिनल से है यहाँ पे, तो ये जो ऊपर स्क्रू है या मरोड़ी टोपी आपने लगा रखी है, मरोड़ी टोपी यहाँ पे स्क्रू टाइप मान सकते हो आप, ठीक है। उसके साथ फॉस्फर ब्रॉन्ज का तार बंधा हुआ होता है, और वो स्क्रू ऊपर बाहर की ओर दिखता है, टर्मिनल T1 है। इसका उपयोग अपने जब धारामापी को परिपथ में लगाना होता है, तो तब अपने क्या करते हैं, इसका उपयोग करते हैं। अब और देखो नेक्स्ट क्या है कि फॉस्फर ब्रॉन्ज के तार के ऊपर एक दर्पण लगा रहता है जो इसके साथ घूमता है, भाई ये तार के ऊपर अपने एक दर्पण चिपका देते हैं, ऐसे शीशा होता है जो सामान्य शीशा होता है, तो वो यहाँ पर मिरर या दर्पण लगा देते हैं, और ये तार के साथ ही घूमता है, मतलब तार ऐसे घूमेगी, अगर तार को घुमाओगे तो ये तार के साथ चिपका रहता है, ये साथ ही घूमता है तार के, समझ आई। इस दर्पण पर लैंप स्केल व्यवस्था से प्रकाश पुंज आपतित कर विक्षेप नोट किया जाता है। अब इस दर्पण का काम पता क्या होता है, इस पर अपने प्रकाश डालते हैं, ठीक है, और प्रकाश कितने कोण पर विस्थापित हुआ वो विक्षेप अपने नोट करते हैं, ठीक है। तो देखो वास्तव में जो देखने में ये गैल्वेनोमीटर होता है, मतलब इसकी सारी अरेंजमेंट होती है, ये तो ओनली गैल्वेनोमीटर के अंदर वाला पार्ट है, ठीक है। पूरी जो अरेंजमेंट होती है ना, वो मैं आपको अभी डायग्राम के थ्रू दिखाऊंगा, आपकी बुक में तो नहीं है, लेकिन चलो नेट से मैंने फ़ोटो डाउनलोड कर ली थी, तो वो आपको दिखा देते हैं, लेकिन उससे पहले इसको पूरा कर लो। और क्या होता है देखो इस गैल्वेनोमीटर में, और होता है इसमें कि कुंडली का नीचे का सिरा एक प्रत्यास्थ स्प्रिंग व ये आगे पेच T2 से जुड़ा होता है, यानी कि कुंडली के नीचे यहाँ पे एक स्प्रिंग लगा होता है, फॉस्फर ब्रॉन्ज का ही होता है ये स्प्रिंग, प्रत्यास्थ यानी प्रत्यास्थ लिख दिया, ये एक्चुअल में फॉस्फर ब्रॉन्ज का स्प्रिंग होता है, इस स्प्रिंग के साथ जुड़ा होता है, और स्प्रिंग का दूसरा सिरा यहाँ पर T2 टर्मिनल या नट होता है, नट के साथ जुड़ा होता है। अगर आपने गैल्वेनोमीटर देखा, 2 नट लगे होते हैं उसके, बिल्कुल उसी टाइप के नट ये यहाँ पर लगे होते हैं। तो इन T1 और T2 पेचों की सहायता से धारामापी को परिपथ में संयोजित किया जाता है, मतलब कि गैल्वेनोमीटर को अगर आपको परिपथ में लगाना हो, जोड़ना हो, तो आप क्या करते हो, इन T1 और T2 पेचों पर तारें लगा देते हो, ठीक है। एक तार यहाँ पे लगा दी और एक तार यहाँ पे लगा दी, तो आपका जो गैल्वेनोमीटर है वो जुड़ जाएगा, ठीक है।
अब नेक्स्ट यहाँ पे लाइन है कि धारामापी में प्रयुक्त स्थायी चुंबक नरम लोहे के बने होते हैं, वे अवतलाकार होते हैं। अब देखो ये तो चलो कुंडली तो आपने बना दी, लेकिन कुंडली को किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखना होता है और समरूप चुंबकीय क्षेत्र में रखना होता है। तो उस समरूप चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करने के लिए यहाँ पर अपने क्या लेते हैं, चुंबक लेते हैं। स्थायी चुंबक होते हैं, नरम लोहे के बने हुए होते हैं। ये नरम लोहा लोहे का एक टाइप है। एक कठोर लोहा जो अपने यूज करते हैं, नरम लोहा थोड़ा उससे अलग टाइप का होता है। तो उसका एक का एन सिरा और एक का एस सिरा यहाँ पर रखते हैं और इनको विद्युत धारा प्रवाहित करके बनाया जाता है स्थायी चुंबकों को। और ये अवतलाकार होते हैं, ऐसे मुड़े हुए होते हैं अंदर की ओर। ठीक है, अंदर की ओर क्या होते हैं, दोनों ही चुंबक ऐसे मुड़े हुए होते हैं। तो अब मुड़े हुए क्यों होते हैं इसका भी अपने पढ़ेंगे आगे भी। कारण क्या है इसका, अवतलाकार। अवतलाकार मतलब अंदर की तरफ मुड़े होना। ठीक है, तो इस तरीके से होते हैं। कुंडली के अंदर बेलनाकार नरम लोहे का क्रोड रखा जाता है। ये यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर कुंडली के बिल्कुल अंदर वाले हिस्से में यहाँ पर ये बेलनाकार क्या है, नरम लोहे का क्रोड रखा होता है। और अब आप कहोगे कि सर नरम लोहे का क्रोड मतलब नरम लोहे का टुकड़ा। ठीक है, अब नरम लोहे का टुकड़ा क्यों रखते हैं ये भी कारण आ गया है। सारे कारण आएंगे आपके दिमाग में जो क्वेश्चन आ रहे हैं। तो एक बार इसकी संरचना आपको समझ आ गई। अब इसका देखो देखते हैं अपने गैल्वेनोमीटर एक्चुअल में ये कैसा होता है। ऐसा होता है गैल्वेनोमीटर। ठीक है, ये जो अपने गैल्वेनोमीटर अभी आप पढ़ के हटे हो, जो मतलब जो आपने गैल्वेनोमीटर देखा है वो वैसे ये पीले कलर वाला है, इतना ही। ठीक है, ये वाला गैल्वेनोमीटर आपने देखा है, तो बाकी का बचा हुआ भाग अभी पड़ा है। अब देखो इसमें एक्चुअल में करते क्या हैं, अपने करते क्या हैं कि यहाँ पर क्या होता है, ये देखो ये आपका बेलनाकार है, उसके ऊपर ये वाला हिस्सा जो आयताकार लगा हुआ है, इसके ऊपर अपने क्या है, तांबे की तार लपेटी हुई होती है, मतलब आयताकार कुंडली बनी हुई होती है। और इसके ऊपर क्या है, फास्फोर ब्रॉन्ज का तार जो यहाँ पे है, यहाँ पर एक क्या है, शीशा लगा है, मिरर ये वाला है, ये शीशा लगा है। ये ऊपर वाला टर्मिनल T1 हो गया, नीचे वाला T2 हो गया, और यहाँ पे स्प्रिंग लगा होता है। ठीक है, इन्होंने दिखाया नहीं हुआ, स्प्रिंग लगा होता है। अब देखो एक्चुअल में करते क्या हैं अपने, और एक बार इसकी बनावट समझ लो, फिर इसकी कार्यविधि भी समझेंगे भी काम कैसे करता है ये। अब इसके बिल्कुल सामने जो आपका ये दर्पण है, दर्पण के बिल्कुल सामने यहाँ पर क्या लगा होता है, एक ट्रांसकुलेंट स्केल, मतलब कि प्रतिदीप्ति स्केल लगा होता है। मतलब जब इस पे प्रकाश किरणें गिरती हैं तो ये क्या है, चमक उत्पन्न होती है। इस पर ऐसे पदार्थ का लेप होता है कि जब उस पर प्रकाश गिरता है तो उस पर क्या होती है, एक बहुत ही ज़्यादा चमक उत्पन्न होती है। तो अपने उस बिंदु को देख सकते हैं भी, इस बिंदु पर आपका प्रकाश आ रहा है। ठीक है, और प्रकाश को लाने का जो साधन होता है वो देखो यहाँ पर लैंप होता है। ज़्यादा ही साइड कर दिया मैंने अपने आप को। यहाँ पर एक लैंप होता है, इस लैंप की सहायता से ये प्रकाश यहाँ पर इस दर्पण के साथ टकराता है, और दर्पण से जो प्रकाश टकरा के और यहाँ स्केल पर आता है, स्केल से अपने रीडिंग मापते हैं। ठीक है, अब कैसे मापते हैं रीडिंग वो सारा अपने पढ़ते हैं। तो एक बार आपको मैंने दिखा दिया, इसका ओवरव्यू भी इस तरीके का होता है। अब सबसे पहले इसका सिद्धांत पढ़ो, फिर देखते हैं अपने क्या है। सिद्धांत में क्या है कि जब कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है तो इस पर बल आघूर्ण कार्य करता है। आपको पता है कि कुंडली दो चुंबकों के बीच में रखी हुई है, तो उसमें जब धारा प्रवाहित करेंगे तो एक चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रखी हुई धारावाही कुंडली पर बल लगता है और बल युग्म काम करता है, और ये बल युग्म में इसे बल आघूर्ण प्रदान करता है, जिसके प्रभाव में क्या होती है, कुंडली घूमती है। ठीक है, कुंडली घूमती है। तो जो ये क्या है, जो कुंडली को घुमाने का कार्य करता है, और कुंडली में विक्षेप आता है। कुंडली में क्या आता है, विक्षेप आता है, मतलब कुंडली अपनी जगह से हिल जाती है। इस बल आघूर्ण को विक्षेपक बल आघूर्ण, टो डिफ्लेक्शन, ये टो है, और यहाँ मैंने पैरों में DEF लिखा हुआ है। DEF का मतलब डिफ्लेक्शन यानी विक्षेपक। तो ये कौन सा बल आघूर्ण है, विक्षेपक बल आघूर्ण, मतलब जो कुंडली में विक्षेप उत्पन्न करता है। विक्षेप क्या होता है, अपनी स्थिति से हिल जाना। ठीक है, उसको अपने विक्षेप बोल देते हैं। परंतु कुंडली में विक्षेप के कारण जो क्या है, फॉस्फर ब्रॉन्ज के तार में ऐंठन आ जाती है, वह कुंडली में लगने वाला बल आघूर्ण के विपरीत बल आघूर्ण लगता है, जो कुंडली को मूल अवस्था में लाने का प्रयास करता है। इसे प्रत्ययनयन बल आघूर्ण कहते हैं। अब देखो क्या होता क्या है यहाँ पे, ये सारा जो अरेंजमेंट है ना, ये बिल्कुल कसा हुआ होता है। ये तार भी बिल्कुल कसी हुई होती है, और ये यहाँ पर भी कसा हुआ होता है। अब जब आप क्या करते हो, इसमें धारा प्रवाहित करवाते हो कुंडली में, तो ये कुंडली घूमती है, मान लो ऐसे घूम रही है। तो अब घूमती है तो तार भी साथ में घूमेगा, और नीचे से स्प्रिंग भी क्या होगा,
साथ में ऐसे घूमेगा। तो मतलब ऊपर और नीचे यहाँ पर और यहाँ पर तनाव उत्पन्न होगा, कसाव उत्पन्न होगा। ठीक है, तो ये नीचे जो स्प्रिंग लगा और ऊपर जो फॉस्फर ब्रॉन्ज का तार है, ये क्या है, कुंडली के घूमने का विरोध करते हैं, और अगर कुंडली घूम जाती है तो उसको उसी अवस्था में लाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो इस प्रयास के कारण क्या होता है, कुंडली में एक विपरीत बल आघूर्ण उत्पन्न होता है, जिसे अपने प्रत्यानयन बल आघूर्ण कहते हैं। तो आपसे देखो दो तरीके से छोटे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले विक्षेपक बल आघूर्ण क्या होता है, तो आप कहोगे जो कुंडली को घुमाने का काम करता है, और दूसरा प्रत्यानयन बल आघूर्ण क्या होता है, वो आप कहोगे कि कुंडली को मूल अवस्था में लाने का प्रयास करता है। ठीक है, तो ये प्रत्यानयन बल आघूर्ण किसके कारण उत्पन्न होता है, ये आपसे पूछ लें तो आप कहोगे कि फॉस्फर ब्रॉन्ज के तार और स्प्रिंग के कारण ये जो बल आघूर्ण है ये उत्पन्न होता है। और अगर आप कहोगे कि सर क्यों उत्पन्न होता है, तो वो न्यूटन का तीसरा नियम अपने को यही कहता है, क्रिया करोगे तो प्रतिक्रिया होगी ही होगी। क्रिया यहाँ पे क्या है, विक्षेपक बल आघूर्ण, और प्रतिक्रिया यहाँ पर क्या है बच्चों, प्रत्यानयन बल आघूर्ण है। समझ आई बात। तो प्रत्यानयन बल आघूर्ण टो आर कहा जाता है। तो अब विक्षेपक बल आघूर्ण तो कल आपने निकाला था टो डिफ्लेक्शन NIAB साइन थीटा, ये निकाला था ना आपने, लेकिन परंतु कुंडली में त्रिज्यीय चुंबकीय क्षेत्र के कारण, अब ये त्रिज्यीय चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है ये अपने डिटेल से आगे पढ़ेंगे, लेकिन इतना समझ लो कि इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण जो इस A और B के बीच का कोण है यानी थीटा कोण, वो 90 डिग्री रहता है हमेशा। अभी इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे आगे। ये देखो मैं आपको दिखा भी देता हूँ, त्रिज्यीय क्षेत्र ये सारा आगे आएगा, तो एक बार इसको पढ़ लो। तो थीटा इसके कारण हमेशा कुंडली के कारण 90 डिग्री रहता है, यानी कि जो घुमाने वाला बल आघूर्ण है उसका अधिकतम मान लगता है कुंडली में। ठीक है, इस त्रिज्यीय चुंबकीय क्षेत्र के कारण। लेकिन अगर थीटा का कोई और मान होता है यहाँ पर, तो क्या हो जाता है, ये बल आघूर्ण जो टो डिफ्लेक्शन था वो उतना नहीं लग पाना था, क्योंकि सबसे हाईएस्ट मान जो होता है साइन थीटा का वो क्या होता है, 90 डिग्री पर ही होता है एक, बाकी सारे मान इससे क्या होते हैं, छोटे होते हैं। तो इस प्रकार प्रत्यानयन बल आघूर्ण टो आर का मान ऐंठन या विक्षेपक कोण के समानुपाती होता है। अब जो दर्पण लगा होता है ना इस पे कुंडली पे, उस दर्पण क्या है, मूल अवस्था में होता है। जब कुंडली घूमती है तो वो ऊपर फास्फर ब्रॉन्ज के तार पर लगा होता है दर्पण, तो वो दर्पण भी साथ में घूमता है। तो दर्पण जितने कोण से विक्षेपित हो जाता है उस कोण को अपने कह देते हैं विक्षेपक कोण या ऐंठन कोण। ठीक है, ऐंठन आ जाना उसमें। तो विक्षेपक कोण के क्या होता है, समानुपाती, मतलब जो प्रत्यानयन बल आघूर्ण है वो विक्षेपक कोण के समानुपाती होता है। अब क्यों होता है, देखो कि जितनी ज़्यादा कुंडली घूमेगी उतना ही उसको क्या है, वापस मूल अवस्था में लाने वाला बल होगा, और जितनी ज़्यादा कुंडली घूमेगी मतलब उतना ही ज़्यादा विक्षेप आएगी, यानी जितना ज़्यादा विक्षेप उतना ही अधिक प्रत्यानयन बल आघूर्ण, क्योंकि बाहर वाला भी अगर आप ज़्यादा लगाओगे तो उतना ही क्या होगा, प्रत्यानयन बल आघूर्ण। तो मतलब कि जो ये प्रत्यानयन बल आघूर्ण है आपके पास बच्चों, ये क्या होता है, विक्षेपक कोण यानी फाई के समानुपाती होता है। तो टो आर इज इक्वल टू, जब अपने समानुपाती चिन्ह हटाएंगे तो सी फाई आ जाएगा, और सी यहाँ पे नियतांक है, इसे ऐंठन नियतांक कहा जाता है, और इसका मान क्या है, फास्फर ब्रॉन्ज की तार की प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक है, कि उसकी प्रकृति कैसी है, कैसा तार आपने ले रखा, कितना मोटा पतला, उस सब पर निर्भर करता है। इसमें बहुत सारे कॉन्स्टेंट आएंगे, याद रखते जाना उनको, कैलकुलेशन नहीं है इसमें, समझने वाला काम ज़्यादा है। तो इसे ऐंठन नियतांक आपने कह दिया। तो अब क्या होगा कि जब कुंडली संतुलित अवस्था में होगी, मतलब कुंडली मान लो एक अपनी जितनी लिमिट थी उसकी उतनी लिमिट पर घूम के हट गई, यानी घूम के रुक गई, तो उस रुकी हुई अवस्था में क्या होगा, जितना बल उसको आगे धकेल रहा है उतना ही उसको मूल अवस्था में लाने का प्रयास कर रहा है बल आघूर्ण। तो जितना टो डिफ्लेक्शन होगा उतना ही टो आर के बराबर होगा। तो समीकरण 1 और 2 से अपने मान रखे तो NIAB बराबर सी फाई होगा, और आई की वैल्यू यहाँ पे C/NAB और इंटू में फाई, और इस C/NAB को अपने एक नया कांस्टेंट दे देते हैं K, तो I बराबर K फाई होता है। K यहाँ पर एक क्या है, कांस्टेंट है, और इसे धारामापी का परिवर्तन गुणांक कहा जाता है, रिडक्शन फैक्टर। अब परिवर्तन गुणांक क्यों कहते हैं, क्योंकि इस जो ये वाली चीज़ें जो ये कांस्टेंट में आ रही हैं, इन सब चीज़ों को चेंज करके आप एक नया धारामापी बना सकते हो। मतलब B को चेंज कैसे करोगे, जैसे इसमें B आ रहा है चुंबकीय क्षेत्र, तो कोई और अलग चुंबक ले लो, A कुंडली कोई अलग साइज की ले लो, N उसमें फेरों की संख्या अलग ले लो। मतलब कि अगर इन चीज़ों को आप चेंज कर दोगे तो धारामापी चेंज हो जाएगा, मतलब बिल्कुल जो आपने धारामापी ले रखा उससे क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो इस कारण इसको रिडक्शन फैक्टर या परिवर्तन गुणांक कहा जाता है। तो ये गुणांक आपने याद रखने हैं।
अतः स्पष्ट है कि निलंबित कुंडली धारामापी में विक्षेप प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। तो ये चीज़ आप याद रख लो भी। जो अपने पास धारामापी का सिद्धांत आया, अगर एक लाइन में सिद्धांत आया तो आप एक तो इसमें वो चीज़ लिखोगे कि जो क्या है, कुंडली पर बल घूर्ण लगता है जो उसको घुमाने का काम करता है, और दूसरी लाइन उसमें ये लिखोगे कि जो निलंबित कुंडली धारामापी है इसमें क्या होता है, विक्षेप उस पर प्रवाहित धारा के समानुपाती, यानी जितनी धारा आप प्रवाहित करोगे उतना ही ज़्यादा इसमें क्या आएगा, विक्षेप आएगा बच्चों। ठीक है। अब नेक्स्ट है त्रिज्या क्षेत्र। त्रिज्या क्षेत्र क्या होता है, रेडियल फील्ड क्या चीज़ होती है। तो इस धारामापी में कुंडली के सदिश क्षेत्रफल ए वेक्टर की स्थिति चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर के लंबवत रहे, अर्थात 90 डिग्री रहे, ताकि बल घूर्ण अधिकतम लगे। इस हेतु क्या होता है, स्थायी चुंबक के दोनों भाग अवतल आकार के लिए जाते हैं। इससे प्रत्येक स्थिति में चुंबकीय बल रेखाएं कुंडली के समांतर अर्थात क्षेत्रफल सदिश के ए वेक्टर के क्या होती हैं, लंबवत रहती हैं। अब देखो इसको समझो क्या है कि अगर अपने इस दोनों भाग को ऐसे गोल लेते हैं, ठीक है, ये चुंबक है, दोनों चुंबक के दोनों भाग गोल लेते हैं, तो यहाँ से जो बल रेखाएं हैं, चुंबकीय बल रेखाएं, वो ऐसे जाती हैं। ठीक है, ऐसे जाती हैं। तो अब ये बल रेखाएं क्या है कि आप जिस भी स्थिति में आपकी कुंडली होगी, अब देखो मान लो इस स्थिति में कुंडली है, तो अब इस स्थिति में जो इसमें से बल रेखा गुजर रही है उसकी दिशा ये है। बल रेखा की दिशा में क्या होती है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। और अगर मैं इस कुंडली के क्षेत्रफल सदिश की बात करूं तो वो इस कुंडली के तल के लंबवत होगा ऐसे, तो ये ए वेक्टर होगा। ठीक है। अब मान लो कि यहां पर अगर आपकी कुंडली घूमकर ऐसे हो जाती है, ये कुंडली का ऊपर मतलब ऊपर से देख रहे हो कुंडली को आप, अब घूमकर ऐसे हो जाती है, तो अब इसमें जो त्रिज्यीय चुंबकीय क्षेत्र है उसके कारण जो यहाँ पर दिशा होगी ना बी वेक्टर की, वो ऐसे होगी हमेशा। ठीक है, मतलब कुंडली के साथ साथ चेंज होगी, और जो ए वेक्टर है वो आपका फिर से यहाँ पर ऐसे होगा। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच कोण क्या है, हमेशा 90 डिग्री। तो थीटा 90 डिग्री रहने से बल घूर्ण अधिकतम लगता है। तो इस कारण अपने त्रिज्यीय इस प्रकार का जो चुंबकीय क्षेत्र है उसको त्रिज्यीय चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। तो अगर आपसे पूछ लें कि गैल्वेनोमीटर या धारामापी में त्रिज्यीय चुंबकीय क्षेत्र का क्या उपयोग है, तो आप कहोगे क्या उपयोग है उसका, कि त्रिज्यीय चुंबकीय क्षेत्र के कारण जो कुंडली में कुंडली के अंदर क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एक निश्चित रहती है, और यह हर वक्त क्या होता है, इसके क्षेत्रफल सदिश के लंबवत रहती है, जिससे उस पर बल घूर्ण अधिकतम लगता है। तो अब बल घूर्ण अधिकतम लगने के कारण क्या होता है, कुंडली मैक्सिमम घूमती है। तो अवतल आकार के लिए जाती हैं ताकि क्या हो, बल घूर्ण अधिकतम लगे। इससे प्रत्येक स्थिति में चुंबकीय रेखाएं कुंडली के समांतर अर्थात क्षेत्रफल सदिश ए के लंबवत रहती हैं। ठीक है। अब दूसरी जो नरम लोहे का क्रोड अपने यूज किया था वो क्यों करते हैं, नरम लोहे के क्रोड का यह लाभ है कि इसकी चुंबकीय पारगम्यता अधिक होती है, जिससे चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ता है व धारामापी की सुग्राह्यता में वृद्धि होती है। तो वैसे आप क्या करोगे, जब इसका आपको अगर मान लो 1 नंबर में पूछ लें कि क्रोड क्यों लेते हैं इसमें, जो नरम लोहे का क्रोड है, तो आप कहोगे कि नरम लोहे के क्रोड एक तो चुंबकीय क्षेत्र में वृद्धि करता है और धारामापी की सुग्राह्यता में भी ये क्या करता है, वृद्धि करता है। अब क्या क्यों करता है ये वृद्धि, क्योंकि इसका खुद का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। वो अपने 8वें चैप्टर में आएगा, हालांकि अब ये सिलेबस से काट दिया गया है आपके 8वें चैप्टर में टॉपिक, तो बस इतना आप इसको याद रख लो। अब इसकी आती है कार्यविधि। ठीक है, कार्यविधि। तो कार्यविधि देखो कैसे होती है कि आपको अभी मैंने बताया है कि जो कुंडली है वो क्या है, जब कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं तो उस पर बल घूर्ण के कारण घूम जाती है, और उसके घूमने से दर्पण भी क्या होता है, दर्पण जो उस पर लगा होता है वो भी घूम जाता है। तो अब देखो अगर मान लो कि आपके दर्पण पर कोई ऐसे सीधी प्रकाश किरण आ रही थी, स्टार्टिंग में आपका दर्पण ये वाला यहाँ पर ऐसे था, और जो सीधी प्रकाश किरण आ रही थी ऐसे, वो सीधी आके और सीधी क्या आ जाती है, वापस आ जाती है। ठीक है, तो अपने स्रोत पर वापस आ रही थी। तो अब अपने क्या किया कि इस दर्पण को यहाँ पर फाई कोण से घुमा दिया, फाई कोण से इसको क्या कर दिया, घुमा दिया। तो अब जो आपकी प्रकाश किरण है वो इस टेढ़े दर्पण पर पड़ेगी, तो टेढ़े दर्पण पर पड़ेगी तो जो प्रकाश किरण है वो आपकी इस दिशा में जाएगी, और जब अपने इस कोण को माप कर देखते हैं तो ये 2 फाई के बराबर आता है। मतलब जितना घुमाया उससे डबल क्या होगी, जो आपकी परावर्तित किरण है वो जाएगी। ये अपवर्तन परावर्तन वाले चैप्टर में आता भी है कि अगर किसी तल को अपने फाई कोण से उठा दें तो जो परावर्तित किरण है वो 2 फाई कोण से क्या हो जाती है, विस्थापित हो जाती है। तो मतलब कि जो यहाँ पर जो
इसमें क्या है, आपतित किरण है और परावर्तित किरण है, उसके बीच जो कोण है वो 2 फाई हो जाता है अगर इस दर्पण को अपने क्या करते हैं, फाई कोण से घुमा देते हैं। तो दर्पण क्या है, फाई कोण से घूमता है, जब भी क्या होगा उसमें विक्षेप आएगा दर्पण फाई कोण से घूम जाएगा। तो अब इसको देखो समझो यहाँ पर कैसे होगा, ये डायग्राम के थ्रू जो डायग्राम आपको मैंने बताया था कि एक्चुअल में क्या होता है कि जब ये प्रकाश स्रोत से प्रकाश किरण आपतित वाली है, आपतित वाली मान लो ऐसे आ रही है, तो जब आपका दर्पण घूम गया तो अब वो परावर्तित होके कहाँ जाएगी, यहाँ पर जाएगी मान लो, ठीक है। और ये कोण कितना था, 2 फाई था, 2 फाई कोण था। तो अब अपने प्रारंभिक स्थिति ये है और आपको अब जो यहाँ पर प्रकाश किरण की स्थिति मिली वो इस पर मिली। तो अब ये दूरी अपने माप लेते हैं, ये दूरी स्मॉल डी के बराबर होती है, ये दर्पण वाली दूरी, ठीक है। और जो टेढ़ी दूरी होती है, मतलब कि इसकी सीधी दूरी इस दर्पण से लेके और इस प्रकाश दर्पण से लेके और इस स्केल की जो दूरी होती है ये कैपिटल डी होती है। अब इसको देखो मैंने वहाँ पर कैसे शो कर रखा है, यहाँ पर देखो कि ये वाली दूरी तो आपकी स्केल वाली दूरी है, ये वाली दूरी आपकी स्केल वाली दूरी है, मतलब प्रारंभिक यहाँ था अब यहाँ पे आ रही है। और ये दूरी क्या है, लंबवत दूरी, मतलब कि स्केल से जो आपके दर्पण की लंबवत दूरी है उसको अपने कैपिटल डी लिखते हैं और ये नीचे वाला स्मॉल डी लिखते हैं। तो अब देखो क्या है कि ये देखो निलंबित कुंडली धारामापी में फाई का मान लैंप स्केल व्यवस्था से ज्ञात करते हैं। यदि धारामापी में आई धारा प्रवाहित करने पर तार में लगा दर्पण फाई कोण से घूम जाता है तो दर्पण पर आपतित प्रकाश किरण परावर्तित होकर 2 फाई कोण से घूम जाएगी, 2 फाई कोण से घूमेगी। और इस प्रक्रिया में यदि स्केल पर प्राप्त बिंदु की दूरी स्मॉल डी व दर्पण तथा स्केल के मध्य लंबवत दूरी कैपिटल डी हो तो इस जो अपने पास त्रिभुज बन रहा है एक ये वाला समकोण त्रिभुज जिसका 2 फाई कोण है ये वाला, तो ये अब क्या बन जाएगी, भुजा लंब बन जाएगी और ये वाली भुजा अब क्या बन जाएगी, आधार बन जाएगी, ठीक है। तो tan 2 फाई का मान लिखूँ तो स्मॉल डी बटा कैपिटल डी मतलब लंब बटा आधार आ जाएगा। और 2 फाई यहाँ पर जो कोण होता है वो बहुत ही अत्यल्प होता है, अपने अत्यल्प मानते हैं इसको। तो बहुत ही छोटे कोणों के लिए जो tan थीटा होता है वो लगभग बराबर थीटा आ जाता है। तो 2 फाई बराबर स्मॉल डी बटा 2 डी, स्मॉल डी बटा कैपिटल डी, तो फाई बराबर डी बटा 2 और यहाँ पर कैपिटल डी आ जाएगा, ठीक है। ये लिख लेना आप, मिसप्रिंट है। और कैपिटल डी का मान सामान्यतः 1 मीटर रखा जाता है, तो कैपिटल डी का मान 1 मीटर रख दें तो ये नीचे दोनों कांस्टेंट हो गए। तो जो फाई का मान है वो अब स्मॉल डी पर निर्भर करेगा। और स्मॉल डी यहाँ पर क्या है कि आपका जो यहाँ पर प्रकाश किरण वो कितनी विस्थापित हो रही है, स्टार्टिंग में यहाँ पर आ रही थी और विस्थापन के बाद वो यहाँ पर मतलब कि इससे विक्षेपित होकर वो इस दिशा में जा रही है, तो ये वाला विस्थापन है। तो मतलब ये विक्षेप ही है एक तरीके से, ये कोणीय हो गया और ये रेखीय विक्षेप हो गया, ठीक है। तो यहाँ से फाई समानुपाती डी, डी का मान अपने नोट कर लेते हैं स्केल से और डी का मान निकाल के और उससे अपने क्या कर सकते हैं, फाई का मान निकाल लेते हैं। और ये फाई अपने को पता है किसके, आई के समानुपाती होता है, यहाँ पर अपने पढ़ा था आई के समानुपाती होता है, ठीक है। तो यहाँ से रिलेशन निकला आई समानुपाती फाई समानुपाती डी। तो इससे अपने क्या कर सकते हैं, धारामापी में धारा की दिशा नाप सकते हैं। ये धारामापी आपके सिलेबस में है लेकिन लैब में नहीं है, ठीक है। तो इस कारण आपको कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है। तो आज अपने इतना ही टॉपिक कवर करेंगे और ज़्यादा याद करने वाला टॉपिक है ये, ठीक है। समझने वाला भी है चलो कुछ, लेकिन याद करने वाला ज़्यादा है। तो मैंने अपनी तरफ से पूरी ट्राई की है समझाने की, अब समझना आप पर है बच्चों। तो अच्छे तरीके से अपनी तैयारी करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इससे अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे डियर स्टूडेंट्स।